अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साथी बाजीगर। व्यूअर्स, जो इलेक्शन नज़दीक आती जा रही है, गहमे गहमी और बढ़ती जा रही है और एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब मुझे भी दिन में एक दो या तीन व्लॉग करने पड़ेंगे, क्यों खबरें इतनी हैं कि एक व्लॉग में पूरी नहीं हो सकती। तो आज से इंशाल्लाह दो या तीन व्लॉग लेके आपके सामने पेश होंगे। तो आज की अहम खबरें जो हैं, उससे पहले मैं छोटी छोटी खबरें आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले कराची से शुरू करते हैं। कराची NA 242 के हल्के से शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के, जो जिसके बारे में हम सुन रहे थे कि शायद मरियम नवाज इलेक्शन लड़ेंगी कराची है, तो अब आखिरी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वहाँ के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, इसी हल्के से MQM के जो है मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी NA 242 के जो है पेपर हासिल कर दिए हैं और वो भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ये थी कराची के बारे में कि ये कराची से क्या होने जा रहा है। मरियम नवाज के बजाय अब शहबाज शरीफ जलवागर होंगे कराची के इस हल्के से। इसके बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अदालत के हवाले से जो है इलेक्शन शेड्यूल के बाद इलेक्शन को डीरेल करना जो है बिल्कुल गलत है। हल्का बंदियों के ऊपर लोगों ने जो एतराज़ लगाए थे, उसके ऊपर ये रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि हल्का बंदियों से ज़्यादा अहम जो है इलेक्शन है, जो कि वक्त पे होने चाहिए। तो किसी को भी इलेक्शन को डीरेल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और ये मसले मसाइल जो थे पहले उठाए जाते इलेक्शन शेड्यूल से पहले, अब क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आ गए हैं तो इसके लिए अब हल्का बंदियों की इतनी अहमियत नहीं है जितनी इलेक्शन की अहमियत है। इसके बाद आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो परवेज़ खटक की जो अलग होने के बाद जो पार्टी बनाई थी, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के नाम से उनको रजिस्टर कर दिया है और उनके चेयरमैन की जगह के लिए परवेज़ खटक को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये जो है अब PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जो होगी अली गौर बैरिस्टर की, जो इमरान खान की जगह पे आए, और ये जो पार्लियामेंटेरियन है वो परवेज़ खटक साहब के नाम से रजिस्टर हो चुकी है। तो ये थी अब तक PTI के बारे में खबर। साथ में ये भी आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे उसको भी मंजूर कर लिया है। लोग समझ रहे थे शायद वो नहीं करेंगे और इलेक्शन के बारे में मुबहम आ रहा थी और मुख्तलिफ आ रहा थी कि ये इलेक्शन नहीं हुए हैं, जिस तरीके से सिलेक्शन हुई है ये वो। तो इसको अब इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कबूल कर लिया, जिसके तहत अली गौर जो है बैरिस्टर वो चेयरमैन होंगे। जब इलेक्शन की बात ही चल रही तो आपको ये भी बता देंगे शेख रशीद और शेख राशिद जो उनके भतीजे हैं, उनके कागजात उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दी है रावलपिंडी से अपने हल्के से। तो अब ये इनके मुकाबले में देखना है कि PTI अपना मेंबर मैदान में लाती है या इनको ही कहती है कि आप PTI के तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लें। इलेक्शन के बारे में ही दूसरी खबर है कि जो PTI के नए चेयरमैन हैं वो उनका कहना है कि PTI के जो बानी यानी इमरान खान वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली। अब मुनासिब है कि उनको पहले नाअहल नहीं करार दिया जाता या उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त तभी कर सकेंगे। लेकिन अली गौर साहब जो है बैरिस्टर अली गौर, उन्होंने ऐलान कर दिया कि साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान जो है वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं और वो होंगी मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद। तो अब देखना ये है कि
ان کے کوئی ورڈکٹ ان کے خلاف آ جاتا ہے اور نااہل قرار دیے جاتے ہیں تو پھر تو وہ حصہ لینے سے مجبور ہو جائیں گے، لیکن فی الحال اب تک کہ یہ بات سامنے آئی کہ وہ 3 جگہوں سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں۔ ایک اور الیکشن سے ہٹ کے خبر بتائیں کہ کلردم BNA کے کمانڈر سمیت کئی لوگوں نے 60-70 لوگ جو ہے انہوں نے قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے تیار پھینک کیا اور وہ شامل ہو گئے، اور حکومت بلوچستان نے اور حکومت پاکستان نے ان کا خیر مقدم کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں آئندہ نہیں ہوں گی اور ہم قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ اگر واپس راہ پہ آ جاتے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے ملک کے لیے، تو اب وہ قومی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان بار کونسل، اسلام آباد کا بار کونسل، سندھ بار کونسل نے چیئرمین الیکشن کمشنر کے اوپر اعتراض لگایا تھا اور ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مستعفی ہو جائیں کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے فیئر الیکشن نہیں ہوتے ہیں۔ تو آج اس بیان کے بعد کل سے جو یہ کئی حلقوں نے ان وکلا کی اور ان تنظیموں کی مذمت کی ہے کہ یہ ملک میں الیکشن کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، ڈیلے کرانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے ایک غلط ٹائم پہ غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس معاملے پہ بتائیں آپ کو کہ اعتزاز حسن وکیل جو ہیں پیپلز پارٹی میں سابق پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، وہ اور جناب لطیف کھوسہ جو حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے نکالے جانے کے بعد شمولیت اختیار کر چکے PTI میں، ان کا ان بار کونسل کے مطالبات کے بارے میں کیا رائے ہے۔ لطیف کھوسے کا کہنا ہے کہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ الیکشن وقت پہ ہوں، وہ الیکشن سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ الیکشن سے پہلو طے کرنے کے لیے ان کے اشارے پہ کچھ عناصر، انہوں نے واضح طور پہ نہیں کہا کہ بعض کے لیے، ان کے اشارے پہ کچھ عناصر جو ہے الیکشن کو ملتوی کرانا چاہتے ہیں، جبکہ جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں اور جو پارٹیاں ہیں جو سیاست میں پہ یقین رکھتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو، لیکن نواز شریف کسی بھی طریقے سے الیکشن کو ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ اعتزاز حسن بھی ان کے ساتھ تھے پریس سے بات کرتے ہوئے، تو اعتزاز حسن نے کیا کہا، انہوں نے کہا لنڈن ایگریمنٹ میں یہ طے پایا تھا کہ نواز شریف کو جب واپس لایا جائے گا اور تمام کیسز سے سزائیں معاف کروا دی جائیں گی، تمام کیس بند کر دیے جائیں گے، تو ان کی مرضی کے مطابق جو تاریخ کے اوپر ہم الیکشن بھی کروا دیں گے۔ تو جب واپس آئے سارے وعدے پورے ہوئے، کورٹوں سے بھی چھوٹ گئے، سزائیں بھی معاف ہو گئیں، لیکن ان کے آڑے کون آ گئے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائزی صاحب، جنہوں نے الیکشن جو ہے 8 فروری کو کرانے کے لیے پتھر پہ لکیر ڈال دی کہ بس 8 فروری کو الیکشن ہونے اور ہر صورت میں یہ ہونے۔ تو اب اس سے بچنے کے لیے یہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون پوری کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو شکست نظر آ رہی ہے کہ الیکشن میں اگر کھڑے ہو گئے تو ہمیں شکست ہوگی، تو وہ اس سے بچنے کے لیے، فرار حاصل کرنے کے لیے وہ ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی بار کو آگے لے آتے ہیں، کبھی کورٹوں میں مقدمے ڈال دیتے ہیں، کچھ کیسز ڈال دیتے ہیں جس سے التوا ہو جائے الیکشنز کا۔ تو یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ الیکشن 8 فروری کو نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ چودھری اعتزاز حسن کا کہنا ہے کہ یہ جو بار کونسل نے اب یہ کہا ہے کہ یہ جو چیف کمشنر کی الیکشن کمشنر کی جو استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور مسلم لیگ نون کے اشارے پہ یہ وکلا تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ یعنی یہ خود بھی ایک وکیل کی حیثیت سے بڑے اہم کردار ادا کیا انہوں نے بار ایسوسیشن میں، لیکن آج اپنے ہی وکلا کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہیں اور وہ ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں تاکہ یہ کسی طریقے سے بھی الیکشن جو ہیں ملتوی ہو جائیں اور یہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ
चौधरी एतजाज हसन ने चीफ जस्टिस को भी जो है ठंडे अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि मुल्क में इलेक्शन का मौसम है, हालात जो है देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, और चीफ जस्टिस साहब को इस वक्त छुट्टी लेके मुल्क से बाहर जाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, वो मार्च में भी जा सकते हैं। एतजाज हसन के वर्ड टू वर्ड में आपको बता रहा हूँ, वो इलेक्शन से बाद ये मार्च में भी जा सकते हैं, ये चीफ जस्टिस है, इनको कौन रोकता, जब भी जाते वो चले जाते। लेकिन इस वक्त मुल्क में उनकी अहम ज़रूरत थी, उनको चाहिए था कि इस वक्त इलेक्शन के दौर में पाकिस्तान से बाहर कदम ना रखें, मुल्क में रहें, ताकि संगीन जो केसेस हैं और जो हालात हैं उसको फेस कर सकें। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस टाइम पे ये जो बाहर गया, ये भी जो है काबिल एक अच्छा फ़ैल नहीं है, इनको पाकिस्तान में होना चाहिए था। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है कुछ अच्छी भी लग रही हैं और लगती भी हैं चीज़ें कि वाकई चीफ जस्टिस साहब को इस वक्त ऐसी हालत में पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और अब अगर हो सकता है वो इन बातों के बाद अगर वापस आ जाते हैं तो फिर भी जो है बड़ी वाह वाह हो जाएगी इनकी। तो ये देखना ये है कि क्या चीफ जस्टिस साहब वापस आते हैं या अपनी छुट्टियां मुकम्मल करने के बाद आते हैं। अब जनाब आते हैं आखिर में से पहले थोड़ा सा नवाज शरीफ के ऊपर। नवाज शरीफ का वही रोना धोना है। आज भी उन्होंने जो है अपने काउंसिल से कन्वेंशन से खिताब किया, उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, कोई मुल्क ऐसा बता दें जिसमें बाप ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली हो तो वज़ीर आज़म को निकाल दिया गया हो, तो ये मेरे साथ ज्यादती हुई है और एक एजेंडा था कि मुझे निकालना है, किसी और को लाना है। तो वो इनका जो है बयानिया कोई इलेक्शन में बन नहीं है, आवाम को ये नहीं कर सकते कि किस तरीके से वोट हासिल करने के लिए कोई ऐसा बयानिया दें, कोई अपनी कारकर्दगी दिखाएं। वो कारकर्दगी पुरानी वाली दिखाते हैं, कराची में मैंने ग्रीन लाइन बनवाई, मैंने सी पैक स्टार्ट किया, मैंने एटम बम धमाका किया। तो ये सारी वो पुरानी बातें जो सुनी सुनाई हैं। लेकिन अभी जो 16 माह में इसके भाई ने कारनामे अंजाम दिए, महंगाई उरूज पे पहुंचाई, उसके बारे में आवाम के दिल में से जो है वो दिलों को तब्दील नहीं कर सकते। अपने कोई भी बयान न ले आए। तो इलेक्शन इस वक्त टफ है। इस वक्त आसिफ ज़रदारी खामोश क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन कोई भी बयान नहीं दे रहे। क्यों? कि उनको पता है कि आवाम पीटीआई पंजाब में पीटीआई से नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून मुकाबला नहीं कर सकती। वो थंबे को भी देंगे टिकट, तो थंबा भी जीत जाएगा, मुस्लिम लीग का नून का नहीं जीतेंगे। जबकि आसिफ ज़रदारी को ये उम्मीद है कि जनाब ये वज़ीर दाखिला साहब केयर टेकर जो थे बुगटी साहब, सरफराज बुगटी, उनके जाने के बाद उनके जो दोस्त हैं, क्लोज दोस्त हैं वज़ीर आज़म, तो वज़ीर आज़म साहब जो है ये भी जो है यहाँ से इस्तीफा देने के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो जाएंगे और बलोचिस्तान में पीपल पार्टी की एक अच्छी जो है पोजीशन बन जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। और अब इसके अलावा कोई और डेवलपमेंट होती है तो मैं वैसे भी दूसरा व्लॉग करूँगा, रात में आपके सामने हाजिर होऊंगा। उसमें कल जो उस्मान डार के घर में पुलिस का छापा पड़ा है और उसकी वालदा के साथ जो किया गया है वो इंतहाई गलत और काबिल मज़म्मत है। लेकिन उससे ज़्यादा मज़म्मत उस्मान डार के वो बयान आते हैं जिसमें उन्होंने अपने हरीफ मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ को गंदी ज़बान और गंदे अल्फाज से कहा है कि अगर तुम एक बाप के बेटे हो तो तुम मेरा मुकाबला करना। तो क्या एक बाप का नहीं 10 बाप का है? यानी गालियाँ दी हैं। ये पार्लियामेंट्री ज़बान इस्तेमाल नहीं करते पीटीआई वाले। तो इस पर इंशाल्लाह अभी अगले वीडियो में मैं आपसे उससे शेयर करूँगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और मज़ीद कोई डेवलपमेंट होती है तो फिर हाजिर होता हूँ। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।